Subscribe my channel Law and Communication Skills and press the bell icon for more informative lectures. Assalamu alaikum friends and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज़ ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट पाकिस्तान पिनल कोड टॉपिक या क्वेश्चन रियोटिंग एंड एफरे। रियोटिंग एंड एफरे ये जो दो टॉपिक है, इससे पहले अगर आपने मेरा लेक्चर कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट एंड अनलॉफुल असेंबली के ऊपर आपने सुना हो तो आप ऐसे समझे कि ये उनके छोटे भाई हैं। लाइक अगर जैसे एक इंजेक्शन होता है 10 ml का, तो जो रियोटिंग और एफरे है ये आप रियोटिंग को कह लेंगे 3 ml और जो एफरे है इसको आप 5 ml कह रहे हैं। मतलब कि है वही चीज़ें, सेम वही कुछ है, जस्ट इसके अंदर जो डिफ्रेंशिएट क्रिएट किया गया वो है कि इसके अंदर जो क्राइम की नोयत है, जो क्राइम की इसके अंदर बेसिक प्रोपोजिशन है वो माइनर सेंस के अंदर है, वो बहुत माइनर है। तो लॉ बेसिकली, जैसे कि मैंने पहले अपने एक लेक्चर में बताया कि लॉ सोसाइटी को डिफेंड करता है, लॉ लोगों की रिस्पेक्ट को, लोगों की लाइफ को, लोगों की लाइबिलिटी को प्रोटेक्ट करता है। तो लॉ हर तरह से हर इंसान को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पर लॉ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटीज़ इम्पोज करता है तो कि कोई भी शख्स किसी भी दूसरे शख्स को ना तंग कर सके, ना डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सके, ना उसके राइट की वायलेशन कर सके और ना ही इसके राइट की वायलेशन हो। तो लिहाजा लॉ छोटी छोटी चीज़ों को भी देखता है और उसी हिसाब से वो क्रिएट होता है, सोसाइटी के अंदर डिवेल्प होता है और माशरे के अंदर एज ए पनिशमेंट उसको इम्पोज किया जाता है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो नए व्यूवर्स मेरे चैनल के ऊपर आए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरी मोर इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोस हैं वो उनसे आप रहना जाएं, उनको आप बर वक्त देख सके, बर वक्त आपको उनके नोटिफिकेशन मिल सके। सेकंड, मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थर्ड, जो मैंने अब एडिशन की है, पहले मेरे चैनल के ऊपर जो लेक्चर आप देखते थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट थे, उनकी कीमत नहीं थी, उनका कोई मुआवजा नहीं था। बट अब मैंने एक मुआवजा मुकर्रर किया अपने लेक्चर का। मेरे हर लेक्चर की एक मखसूस फ़ीस होगी जो आपको देना पड़ेगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है, फ़ीस बहुत माइनर सी है और बड़ी थोड़ी फ़ीस है आप लोगों के लिए इस लेक्चर के हिसाब से। बट इस फ़ीस को मुकर्रर करने का, इस फ़ीस को लॉन्च करने का, डिप्लॉय करने का, इस फ़ीस को इम्पोज करने का जो बेसिक रीज़न है, जो बेसिक वजह है वो ये है कि जिस तरह से आप लोग मेरे लेक्चर सुनकर मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, इस तरह से और जो लोग हैं जो मेरे लेक्चर नहीं सुन सकते या जो लॉ के फील्ड में नहीं है या किसी और तरीके से वो हमारे अंदर मौजूद नहीं है, हमारी फील्ड से बाहर है, तो उनको भी किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी रेफरेंस से फ़ायदा पहुँचाया जाए। तो लिहाजा आज से मेरे हर लेक्चर की एक फ़ीस मुकर्रर होगी। उस फीस को मैं यहाँ पर एज ए टैब, एज ए टाइटल भी लगा दूंगा। आप मेरे इस के बाद उसको एज ए पिक भी आप उस फीस को देख लोगे कि वो फीस कितनी है। एंड मैं खुद भी आपको बताता चलूँ कि फीस ये होगी, फर्स्ट 3 स्टेप के अंदर मेरी फीस आपने पे कर। फर्स्ट स्टेप, एक चीज़, जो कुछ आपके पास है, जितनी आपकी इस्तात है, जितनी आपके पास आपकी हैसियत है, आपके पास वजूद एग्जिस्टेंसी है किसी चीज़ का, उसमें से थोड़ा सा अपने आसपास भी किसी को आपने ज़रूर देना है। चाहे आप वो उसकी कीमत 5 रुपये क्यों ना हो, 10 रुपये हो, 50, 100, 500, 1000, जितनी आपकी इस्तात है उस इस्तात को आपने जब भी किसी को देना है, मेरे लेक्चर की फ़ीस समझकर, मेरे लेक्चर की या मेरे जो नोट्स हैं, मैं आप लोगों तक अक्सर नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचाता हूँ और जिन मार्केट्स के अंदर, जिन शॉप्स के अंदर मेरे नोट्स अवेलेबल हैं वहाँ पर भी मैंने उनको स्ट्रिक्टली ये हदायत जारी की है कि कम से कम प्राइस के अंदर आपने मेरे नोट्स स्टूडेंट्स को देने हैं, कम से कम प्राइस में। तो अगर कोई मुझसे डायरेक्टली मेरे नोट्स लेता है तो मैं उसको बिल्कुल फ्री सेंड करता हूँ PDF की सेंस के अंदर, वो उसके प्रिंट आउट निकलवा सकता है। तो जो कुछ आपके पास है, जितनी आपकी इस्तात है, मैं ये नहीं कहता कि मेरे लेक्चर की वजह आप 500 ही दिया करें, आप 1000 ही दिया करें, आप चाहे 10 रुपये, आप चाहे 5 रुपये ही क्यों ना दे सकें, मेरे हर लेक्चर के एवज वो आपने किसी ना किसी को डोनेट ज़रूर करने हैं। चाहे कोई शख्स आपसे मांगने के लिए आया, किसी ने हाथ फैलाया या किसी ने हाथ नहीं फैलाया, आप रोड से, बाज़ार से गुजर रहे हैं, आपको कोई बुजुर्ग नज़र आया, बूढ़ा शख्स नज़र आया, बूढ़ी औरत नज़र आई है, या आप शॉपिंग करने के लिए बाहर गए हैं या आप घर का सामान लेने के लिए बाहर गए हैं, कुछ खाने पीने का, तो ऐसा शख्स जो बूढ़ा हो, जो ज़ईफ़ हो, वो कोई किसी चीज़ को सेल कर रहा है तो उससे आपने वो चीज़ ले लेनी है और 5 रुपये, 10 रुपये मेरे लेक्चर के मुआवजे की वजह आपने उसको दे देने हैं। पहली कीमत। दूसरी कीमत, मेरे इस लेक्चर को
अपने क्लास फेलोज़ के तक, अपने जो फ्रेंड्स हैं, व्यूवर्स हैं, उन तक आप इसको शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। एंड तीसरी जो छोटी सी है और वो मेरी अपनी ज़ात के लिए, और वो ये है कि जब भी आप हाथ उठाएं दुआ के लिए अपने रब के सामने, अपने गॉड के सामने, अपने अल्लाह के सामने, तो मुझ नाचीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मेरे पेरेंट्स के लिए ज़रूर दुआ किया करें, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, उनका साया हमेशा मेरे सर के ऊपर कायम रहे। आज मैं जो कुछ भी हूँ, आज मैं जिस जगह पर भी हूँ, आज मैं जो कुछ आपको फ़ायदा दे रहा हूँ, ये उन्हीं की बदौलत है। स्पेशली मेरे बाबा के लिए और मेरी मामा के लिए भी, और मेरे लिए भी थोड़ी सी दुआ कर दिया करें अगर कुछ बचे तो। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, रियोटिंग एंड एफरे। मैंने आपको जैसे कि पहले बताया, अगर आपके पास मेरे नोट्स नहीं है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको PDF की सूरत में भी सेंड कर दूंगा। और इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी की जो बुक शॉप है और दूसरी जो बुक शॉप है लाहौर के अंदर, वहाँ पर भी मेरे नोट्स अवेलेबल हैं। वहाँ पर भी मुबशर लॉ सीरीज़ या इनोवेटिव लॉ एकेडमी के नाम से मेरे नोट्स परचेज कर सकते हैं। रियोटिंग और एफरे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक छोटे क्राइम है, आप इनको ऐसे समझ लेंगे कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन इंटेंशन या अनलॉफुल असम्बली जो हैं ये बड़े भाई हैं, और रियोटिंग और एफरे ये उनके छोटे भाई हैं, ये उनके छोटे बहन भाई हैं। है वही चीज़। रियोटिंग के ऊपर आते हैं, सेक्शन 146, 147 एंड 148 रियोटिंग, और एफरे 159 एंड 160 ये एफरे का सेक्शन है PPC के अंदर। रेलिवेंट प्रोविजन या रिलाय प्रोविजन जो मैं अपने नोट्स के अंदर लिखता हूँ वो रिलाय प्रोविजन है। मीनिंग ऑफ रियोटिंग, रियोटिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड विच मीन टू टेक पार्ट इन द डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक प्लेस। रियोटिंग मीन कि किसी भी ऐसे काम का, किसी रियोटिंग और एफरे लिटिल बिट, ये लिटिल क्राइम है, छोटे क्राइम है, अनलॉफुल असम्बली से, कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन इंटेंशन से, अगर आपने वो मेरे लेक्चर सुने हो। रियोटिंग जहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा लोग पब्लिक डिस्टर्बेंस का बायस बने, और एफरे जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा लोग। तो रियोटिंग और एफरे बिल तरतीब अनलॉफुल असम्बली, कॉमन इंटेंशन है, कॉमन ऑब्जेक्ट से थोड़े से छोटे हैं, ये थोड़े से कम है। इनको आप ऐसे लगा लें कि अनलॉफुल असम्बली एक बड़ा भाई है, रियोटिंग उससे छोटा और एफरे उससे छोटा। लाइक अनलॉफुल असम्बली को आप अगर इसको मजाक सेंस में लेकर जाएँ तो अनलॉफुल 10 ml का इंजेक्शन है जो बीमार को लगता है। रियोटिंग जो है वो 5 ml का इंजेक्शन है जो बीमार को लगता है, जो शख्स ज़हनी बीमार हो या जो जुर्म करने वाला हो। और जो एफरे है वो उससे भी छोटा इंजेक्शन है, वो 3 ml का आप लगा लें, जो उससे भी जो कम क्राइम वाला शख्स है वो उसको लगाया जाता है ताकि उसकी तबीयत फ्रेश रहे, वो दोबारा से ऐसा जुर्म ना करे। तो रियोटिंग टू टेक, इसकी जो मीनिंग है रियोटिंग है, ये फ्रेंच जुबान से डिराइव हुआ है, और इसकी जो मीनिंग है टू टेक पार्ट ऑफ पब्लिक डिस्टर्बेंस, पब्लिक को डिस्टर्ब करने का किसी ऐसे एक्ट का हिस्सा बनना। एक्ट से मुराद, एक्ट ज़रूरी नहीं कि आपका प्रैक्टिकली को काम हो, किसी को थप्पड़ मारना, आपके ज़ुबान से अदा किए गए अल्फाज भी, आपके बोले गए अल्फाज भी जो हैं वो किसी को तकलीफ का बायस पहुंचाए, वो भी एक्ट के अंदर, एक्ट की डेफिनेशन के अंदर शामिल है। तो लाइक पब्लिक मुकाम के ऊपर 3 या 3 से ज़्यादा लोग गालम गलोच करते हैं आपस में, या किसी को पीछे से पकड़ के खींच दिया, गिरा दिया, जैसे ये आजकल प्रैंक बनाने वाले हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो ये भी रियोटिंग की सेंस के अंदर फॉल करेंगे। ये इनके ऊपर भी रियोटिंग की FIR करवाई जा सकती है, रियोटिंग में इनको सज़ा दिलवाई जा सकती है। तो रियोटिंग पब्लिक डिस्टर्बेंस का बायस बनना, आपकी वजह से लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, अपने घर के अंदर बैठकर 3 या 3 से ज़्यादा लोग म्यूज़िक इतना ऊंचा चला दें जिससे आप डिस्टर्ब हो। आप अपनी फैमिली के साथ आए हुए बाहर किसी पार्क में, पब्लिक प्लेस पर, तो वहाँ पर लोग गालम गलोच करना शुरू कर दें। लाजमी नहीं आपको किसी को भी ज़रूरी, अच्छा एक चीज़ कि वो ज़रूरी नहीं कि वो आपको की जाए, आप उससे डिस्टर्ब हो रहे हो। यहाँ पर जो वर्ड है वो डिस्टर्बनेस का है कि वो आपको नहीं की जा रही है, अगर वो किसी और को भी कर रहे हैं, आपके बच्चे, आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, तब भी उनके ऊपर रियोटिंग की FIR करवाई जा सकती है, रियोटिंग में उनको सजा दिलवाई जा सकती है। तो जो उनके अंदर लिटिल बिट डिफरेंस है रियोटिंग और एफरे के अंदर, वो ये है कि रियोटिंग के अंदर 3 या 3 से ज़्यादा लोग, एफरे के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा लोग। एक चीज़, रियोटिंग के अंदर जो शख्स है वो आपको मार नहीं रहा, वो आपको जो है वो कोई आपके साथ कोई इस तरह की हरकत नहीं कर रहा, झगड़ा नहीं कर रहा, और एफरे के अंदर झगड़ा हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ ये 2 फर्क है कि एफरे के अंदर झगड़ा हो रहा है और रियोटिंग के अंदर झगड़ा नहीं हो रहा, बस उसके एक्ट से, उसके कॉल और फेल से आप डिस्टर्ब हो रहे हो, ये रियोटिंग के अंदर फॉल करेगा। डेफिनेशन ऑफ रियोटिंग मैंने आपको बता दिया आसान अल्फाज के अंदर कि किसी भी शख्स का कोई भी ऐसा एक्ट जिससे आप डिस्टर्ब हो रहे हो, जिसकी आपके राइट की वायलेशन हुई है, आपका राइट उससे वायलेट हुआ है, आपकी लिबर्टी उससे जो डैमेज हुई है, आपकी जो लिबर्टी ऑफ लाइफ है उससे डैमेज हुई है, तो इस सूरत में वो शख्स, वो 3 लोग रियोटिंग की सेंस के अंदर फॉल करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग, मीनिंग ऑफ एफरे। रियोटिंग की तरह एफरे भी फ्रेंच जुबान से डिराइव हुआ है और इसके मानी है एफराइट। एफराइट मीन लड़ाई झगड़ा करना, फाइट करना। डेफिनेशन ऑफ एफरे, ऑफेंस when 2 or more person are fight in the public place with their mutual consent in order to threat ordinary people।
दो लोग या दो से ज्यादा लोग किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर, पब्लिक मुकाम के ऊपर झगड़ा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो आपस में कर रहे हैं या किसी और के साथ कर रहे हैं, तो जिससे बाकी लोगों को थ्रेट पैदा हो रहा है, बाकी लोगों को खौफ पैदा हो रहा है, तो वो जो दो या दो से ज्यादा लोग हैं उनके ऊपर एफआईआर की कार्रवाई की जा सकती है, उनके ऊपर एफआईआर की कार्रवाई हो सकती है। एफआईआर का सेक्शन जैसे कि मैंने पहले बताया 159 एंड 160, और रियोटिंग का सेक्शन जो है रेलिवेंट सेक्शन या रिलाय सेक्शन वो 147, 148 एंड 146। नेक्स्ट है जी डेफिनेशन ऑफ एफए, ये बता दी आपको। नेक्स्ट है इसेंशियल ऑफ रियोटिंग। इसेंशियल ऑफ रियोटिंग फोर्स, सबसे पहला जो इसका इसेंशियल है रियोटिंग के अंदर वो फोर्स यूज हुई हो, कुछ ताकत लगाई गई हो हाथ से या किसी भी तरीके से, किसी शख्स को पकड़ के पीछे खींचा हो, उसके नीचे से चेयर उठा दी हो, कोई शख्स, दो लोग बैठे हैं कॉफ़ी शॉप पे या टी शॉप के ऊपर या किसी पार्क के अंदर, वहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा लोग आए, उन्होंने बड़ा सा हार उनके कान के पास आके बजा दिया। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई हो और वो डिस्टर्बेंस कोई फोर्स करने की वजह से क्रिएट हुई हो, तो फर्स्ट इसेंशियल इसका फोर्स। सेकंड अनलॉफुल असेंबली, तो जो उनकी असेंबली है वो अनलॉफुल डिक्लेयर हो जाएगी अगर तो वो पीसफुल रहते हैं, पुरअमन रहते हैं, 3 है, 5 है, 7 है, देन किसी के ऊपर भी अनलॉफुल असेंबली इन्वॉल्व नहीं होगी। लेकिन अगर वो 3 लोग, 2 लोग, 5 लोग या इससे ज्यादा लोग, उनकी जो इंटेंशन है वो क्राइम की बन जाए, डिस्टर्बेंस की बन जाए, लोगों को थ्रेट करने की बन जाए, तो फिर वो जो उनकी असेंबली है वो अनलॉफुल हो जाएगी। असेंबली 2 तरह की होती है, लॉफुल असेंबली कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पीसफुली है, लॉफुली है। जब आपका ऑब्जेक्ट, आपकी इंटेंशन लॉफुली नहीं रही, तो वो जो 3, 5, 7, 10 लोग हैं, उनका जो एक्ट है, जो उनकी क्रिमिनल इंटेंशन है, तो वो उनकी जो गैदरिंग है वो अनलॉफुल असेंबली कहलाएगी, अनलॉफुल असेंबली बन जाएगी। कॉमन ऑब्जेक्ट, वो जो रियोटिंग के अंदर 3 लोग इन्वॉल्व हैं, उन तीनों की कॉमन इंटेंशन, उनका जो ऑब्जेक्ट है वो कॉमन हो, मतलब तीनों लोग उन्होंने ये प्लानिंग की हो, उनकी आपस में इंटेंशन सेम हो, ऑब्जेक्ट सेम हो कि यार फलां शख्स को डराना है, या फलां शख्स को पकड़ के खींचना है, या फलां शख्स के नीचे से चेयर को खींच देना है, या फलां शख्स को धक्का दे देना है, उसको धक्का मार देना है, या कोई भी ऐसी डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी है, या अगर वो तीनों आपस में गालम गलोच कर रहे हैं, तो देन तो उनकी जो उनका ऑब्जेक्ट है वो कंट्रीब्यूटरी ऑब्जेक्ट हो गया ना, मतलब एक तरफ से इधर से गाली आ रही है और इधर से गाली आ रही है, अगर वो तीनों मिलकर किसी एक को तंग कर रहे हैं तो देन उनका कॉमन ऑब्जेक्ट होगा, उनकी नीयत का सेम होना, उनकी नीयत का एक होना जरूरी है। विकेरियस लायबिलिटीज, विकेरियस लायबिलिटीज ये होती है जो कंट्रीब्यूटरी लायबिलिटीज हो, जो दो तरफा हो, इधर से भी और इधर से भी। अगर इस तरफ से ड्यूटी है इसके राइट को प्रोटेक्ट करने की, तो इसका जो अपना राइट है उसकी ड्यूटी है इसके ऊपर कि ये इसके राइट को प्रोटेक्ट करेगा और ये इसके राइट को प्रोटेक्ट करेगा। अब जब ये इसके राइट को प्रोटेक्ट करेगा तो इसकी लायबिलिटीज होगी इसके राइट को प्रोटेक्ट करना। अब ये जब इसके राइट को प्रोटेक्ट करेगा, इसके राइट की वायलेशन नहीं करेगा, तो ये इसकी वायलेशन ना करना, ये इसकी लायबिलिटीज बन जाएगी। तो दोनों तरफ से जो इंपोजिशन होती है वो कहलाती है विकेरियस लायबिलिटीज। विकेरियस लायबिलिटीज, इफ अ पर्सन कमिट अ क्राइम इन ऑर्डर टू अचीव द कॉमन ऑब्जेक्ट of the unlawful assembly, in this case all of the person who are the member of the assembly will be considered as a criminal and vicarious liabilities will be imposed upon all of them. For example, और आसान अल्फाज के अंदर समझाता हूँ, 3, 5, 7, 10 लोग एक पार्क के अंदर बैठे हैं, या 2 मियाँ बीवी एक पार्क के अंदर बैठे हैं। अब अगर वो पार्क के अंदर बैठे हैं तो उनके अलावा बाकी जितने भी लोग हैं उनकी ये लाइबिलिटीज है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि उनको तंग ना किया जाए, उनको डिस्टर्ब ना किया जाए, ये उनकी जिम्मेदारी है जो उन दोनों के अलावा वहां पर मौजूद है। बात फॉलो कर रहे हैं? 2 मियाँ बीवी एक पार्क के अंदर या एक कॉफी शॉप के अंदर बैठे हैं। अब जाहिर बात है 2 मियाँ बीवी कॉफी शॉप में गए हैं या पार्क में गए तो घूमने फिरने के लिए, फ्रेश होने के लिए गए हैं ना, तो ये पाकिस्तान का लॉ उनको प्रोटेक्शन फराहम करता है कि राइट ऑफ लिबर्टीज, राइट ऑफ फ्रीडम, राइट ऑफ फ्री ऑफ मूवमेंट, आप जहां मर्जी आ जा सकते हो। तो डेट मीन पाकिस्तान के आइन ने उनको ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है, ये उनको इंश्योर करवाया कि पाकिस्तान के अंदर आपको ये राइट होगा कि आप जहां भी मूव कर सकते हो, जहां मर्जी जा सकते हो, जहां मर्जी आ जा सकते हो, इसके ऊपर आपको रोक नहीं होगी, रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। तो वो 2 मियाँ बीवी एक पार्क के अंदर बैठे हैं, उनका ये राइट है कि उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। अब ये उनका राइट है तो इंपोज किसके ऊपर होगा? उनके अलावा बाकी जितने भी लोग वहां पर मौजूद हैं। तो जितने भी लोग मौजूद हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी ये लाइबिलिटीज है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो उनके राइट की प्रोटेक्शन करे। प्रोटेक्शन खुद ब खुद होगी जब एक शख्स दूसरे को तंग नहीं कर रहा, तो वो शख्स अपनी लाइबिलिटीज को फुलफिल कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी को फुलफिल कर रहा है कि वो किसी की राइट की वायलेशन नहीं कर रहा। तो विकेरियस लाइबिलिटीज, अगर मियाँ बीवी वहां पर बैठे हैं, उनको डिस्टर्ब करना, उनको तंग करना, किसी और तरीके से छेड़छाड़ करना या किसी भी और तरीके से उनको डिस्टर्ब करना, तो उसने अपनी जो लाइबिलिटीज हैं उसको उसने फुलफिल नहीं किया, उसको ब्रेक किया, उसको तोड़ा, तो उसके ऊपर विकेरियस लाइबिलिटीज इंपोज हो जाएगी। इसेंशियल ऑफ एफरे, नेक्स्ट हेडिंग।
नंबर ऑफ पर्सन, सबसे पहले तो इसके अंदर नंबर ऑफ पर्सन का होना जरूरी है कि 2 या 2 से ज्यादा लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया रियोटिंग के अंदर 3 या 3 से ज्यादा, एफ रे के अंदर 2 या 2 से ज्यादा लोग अगर होंगे तो उनके ऊपर एफ रे अप्लाई होगा। नेक्स्ट है फाइट बिटवीन सच पर्सन, वो आपस में फाइट कर रहे हो एक दूसरे के साथ या किसी और के साथ, उनका लड़ाई झगड़ा हो रहा हो। फाइट मस्ट बी एट पब्लिक प्लेस, जो फाइट है वो घर के अंदर नहीं होगी, घर के अंदर होगी तो समथिंग डिफरेंट सेक्शन फॉल करेगा। वो फाइट जो है उसका पब्लिक प्लेस पर होना जरूरी है कि पब्लिक प्लेस के ऊपर वो फाइट हो। डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक पीस, इससे पब्लिक के पीस की, पब्लिक के अमन की डिस्टर्बेंस हुई है। एक पार्क, एक मजमा, एक शॉपिंग मॉल के अंदर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। जब वो आपस में लड़ते हैं तो जाहिर बात है लोगों के अंदर खौफ और हिरास फैल गया, लोग भाग गए, साइड पे हो गए, किसी ने शॉपिंग करनी थी, किसी ने चाय पीनी थी, किसी ने कॉफी पीनी थी, लोगों ने अपने काम छोड़ दिए, लोगों के ये राइट थे उसकी वायलेशन हुई। तो पब्लिक का अमन जो उनका था, जो उनका तहफ़्फ़ुज़ था, जो उनकी सिक्योरिटी थी, जो उनकी सेफनेस थी, सेफ गार्ड था, वो डिस्टर्ब हुआ। तो ये इसका इसेंशियल है। ये नहीं है कि प्लाजा के अंदर कोई भी शख्स मौजूद नहीं है, 2 लोग आपस में लड़ते हैं तो देन एफ रे फॉल नहीं होगा, फिर कोई और सेक्शन फॉल होगा, एफ रे फॉल नहीं होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि पब्लिक डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट हुआ हो। पनिशमेंट ऑफ रियोटिंग, जो रियोटिंग की पनिशमेंट है वो 3 साल तक हो सकती है, फाइन या दोनों सजाएं इकट्ठे भी हो सकती हैं। पनिशमेंट ऑफ एफ रे ये 1 माह तक हो सकती है, मैक्सिमम इसकी जो सजा है वो 1 माह तक जा सकती है, एक्सटेंड की जा सकती है, और इसके अंदर 3000 फाइन होगा और दोनों सजाएं इकट्ठी भी हो सकती है। डिफरेंस बिटवीन रियोटिंग एंड एफ रे, पहला डिफरेंस एज टू प्लेस, जो रियोटिंग है वो प्राइवेट प्लेस पर भी हो सकती है और प्राइवेट पब्लिक प्लेस पर भी हो सकती है, लेकिन एफ रे का पब्लिक प्लेस पर होना जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर डिस्टर्बेंस हो रही है, कुछ शख्स अपने घर के साथ वाले घर के अंदर म्यूजिक तेज करके बैठा है तो डेट इज प्राइवेट प्लेस। तो रियोटिंग जो है वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों पर हो सकती है, और जो एफ रे है वो खालिस्तान पब्लिक प्लेस पर होगी। एज टू असेंबली, रियोटिंग के अंदर 3 पर्सन इन्वॉल्व होंगे कम से कम या इससे ज्यादा, और एफ रे के अंदर कम से कम 2 या इससे ज्यादा। एज टू लाइबिलिटीज, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटीज कैन बी इम्पोज अपॉन ऑल मेंबर्स, तमाम रियोटिंग के अंदर तमाम मेंबर पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटीज इम्पोज होगी। एफ रे के अंदर ओनली फाइट, अगर 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं, तीसरा उन दोनों में से किसी एक का रिश्तेदार है, जैसे कि एक प्लाजा के अंदर 2 लोगों ने आपस में फाइट शुरू की, जो तीसरा शख्स है वो उनमें से किसी का दोस्त है, भाई है, कजन है, लेकिन वो लड़ नहीं रहा, तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटीज इम्पोज नहीं होगी। एज टू ऑब्जेक्ट, इसका जो ऑब्जेक्ट है जो रियोटिंग है वो समथिंग फोर्स, कॉमन ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। एज टू ऑब्जेक्ट, कॉमन ऑब्जेक्ट, मेंबर अटेंड समथिंग बाय फोर्स, और इन रेफरे कॉमन ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है। जारी बात है अगर 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं तो उन्होंने आपस में प्लानिंग थोड़ी ना की होगी कि हम नहीं लड़ना, किसी वजह से उनकी लड़ाई होगी, किसी बात पर उनकी लड़ाई होगी, तो उनकी प्लानिंग शामिल नहीं थी। तो रियोटिंग के अंदर प्लानिंग का होना जरूरी है, एफ रे के अंदर प्लानिंग का होना जरूरी नहीं है। एज टू पनिशमेंट, रियोटिंग की पनिशमेंट मैक्सिमम 3 साल और एफ रे की पनिशमेंट मैक्सिमम 1 माह, और साथ में फाइन और दोनों सजाएं दोनों में इकट्ठी भी हो सकती है। एज टू नेचर, जो एज ए नेचर है ये रियल नेचर है, और जो एफरेटी है ये ड्रामेटिक नेचर है, यानी कि लड़ाई झगड़े की सूरत में। सेटिंग प्रिक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, प्रेस बेल आइकॉन बिल्कुल ना भूलें, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। आपका ये प्यार, आपकी ये दुआएं ही मुझे इस काबिल बनाती है कि मैं आपको और बेनिफिट पहुंचा सकूं और बेहतर तरीके डिलीवर कर सकूं। ऐसे स्टूडेंट जो अकेडमीज़ ज्वाइन नहीं कर सकते, जो अकेडमीज़ की फीसिस नहीं दे सकते, या जो घर बैठकर तैयारी करते हैं, स्पेशली मैंने ये काम उनके लिए स्टार्ट किया था। तो लिहाजा आप लोग मुझे अपनी दुआओं में ज़्यादा याद रखा करें, और बाकी भी जो अकेडमी ज्वाइन करते हैं या कॉलेज जाते हैं वो भी जो मेरे लेक्चर्स को सुनते हैं, या जो वकील साहिबान हैं जो मेरे लेक्चर्स को सुनते हैं, वो भी अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखा करें। मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। चैनल कभी सब्सक्राइब ना भी करें तो चलेगा, करना ज़रूरी है, लेकिन ना भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। वस्सलाम।